हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड के हिंदी चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि जो निबंध में लिखा गया है, अगर हम इसका लेखक की बात करें तो इसका लेखक का नाम है गुणाकर मूले। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें टोटल चैप्टर 24 है, यानी कि 12 गद्य खंड और 12 काव्य खंड, दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि आप पूरा चैप्टर का नाम एवं उनके लेखक का नाम याद कर ले। तो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप देखकर याद कर ले। हम किस लिए बोल रहे हैं याद कर ले, क्योंकि इसमें से 10 से 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है परीक्षा में। तो 10-12 नंबर आपका यहाँ से पूर जाएगा। और आपको हम साथ में ये भी बता दें कि जैसे आप चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद करिएगा तो उसके साथ साथ आप इस तरह से भी याद कर लीजिएगा, जैसे कि सर में विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लिखा गया है, विष के दांत कहानी में लिखा गया है। उसके बाद भारत से हम क्या सीखे भाषण में लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है, नागरी लिपि निबंध है, बहादुर कहानी है। ठीक इस तरह से भी याद कर ले, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप तीनों याद कर ले, चैप्टर का नाम, चैप्टर क्या चीज़ में लिखा गया है और उनके लेखक के नाम। उसके बाद हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी के कुछ तो वैसे परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी के बारे में भी कुछ जानना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं। वह विरोधों और संघर्षों के बीच पली है। वह किसी राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है। अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए भाषण है। तो अब हम चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम गुणाकर मूले के बारे में कुछ जान लें, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि नागरी लिपि का लेखक गुणाकर मूले है, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव कुछ बनता है। यार एग्जाम में बढ़िया नंबर चाहिए ना, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दो, उसके बाद तो हम देख लेंगे। सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दो, उसके बाद हम देख लेंगे। तो गुणाकर मूले के बारे में कुछ जानेंगे। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। उनके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई की। फिर वे वर्धा चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर MA तक की पढ़ाई की। सन 2009 ईस्वी में मूले जी का निधन हो गया। गुणाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृत जैसे विषयों पर खूब लिखा है। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों में संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकें का प्रकाशन हो चुका है। उनके प्रमुख कृतियों के नाम है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। गुणाकर मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। प्रस्तुतः निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिक व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को
बोझिल नहीं होने दिया है तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियाँ देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जानने की कोशिश की है। तो ये था गुणाकर मूले जी के बारे में हम कुछ जाने, और इसके बाद हम नागरी लिपि चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ बता दें, अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा ले और शांत में सुने, और पेन कॉपी लेकर नोट एवं जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव बना ले, क्योंकि परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए अभी ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50% कर दिया गया है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दें और पेन कॉपी लेकर नोट बनाएं। तो फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगे, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसके विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसकुरा व नेवाड़ी भाषाएं भी इस लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त ठट अक्षर है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक के पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपते हैं। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्रकृति के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं हो तो बहन अवश्य है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन यह तत्व हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिली है। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कोनन के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रीय कूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि है। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था, फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कैरलेसिया जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का पैलियम त्रामपंत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्के पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दूसरे ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टॉक्साइल में ढाली गई चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि की शब्द देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कमला अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। अब्बियकत मेकम मोहम्मद अफ्तार नृपति महमूद ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में रामशेष शब्द अंकित है। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गारलवाड़, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जीजाक मुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचोरी शासकों
के लेख नागरी लिपि में ही है। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपर्युक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 18वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सर्वदेशक लिपि थी। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धियम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटी ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरेरो रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देती है। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलती जुलती है और इन्हें आसानी से थोड़ी अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआती होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देती है और पुराने शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देती है। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। नागरी नाम से उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चनें हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ एक नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। अष्टपतः यह एक संकुचित मत है। अल-बिरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पादतादितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नगर शैली कहते हैं, अतः नगर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम संप्रमाण नहीं बता सकते हैं कि देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलती है। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं ने शासन काल में ही पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चित ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटको और राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदीनगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा के 18वीं-11वीं सदियों से हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। देश भर से नागरी लिपि की बहुत सारे लेख मिली है। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 18वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सदहपाद 18वीं सदी के दोहा कोश के तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी हुई है।
नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियाँ मिली है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रहे थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख में हमें विंध्य पर्वत के नीचे की ढक्कन प्रदेश से ही मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का परिचितम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समान गढ़ दानपत्र 1754 ईस्वी में है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासन मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनके मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खान देश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा क्रिन्स प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी क्रिन्स के शासनकाल में एलोरा, प्राचीन एलापुर, वेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। क्रिन्स के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की गई राजधानी मान्यखेट मालखेट की नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 1850 ईस्वी ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिमी महाराष्ट्र के कोनोन प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनके एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों ने अनेक नागरी लेख मिले हैं। 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठा भाषाओं के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केसीदेव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है। परंतु देवी आगर रत्नागिरी जिला त्रामपट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का आधलेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट 1060 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेल गोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराजे सुताले कबरीले। श्री गंगराजा ने परकोटा बनवाया। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चावंडराजे करवेले। ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं ने नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के त्रामपंत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में है। उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलती है। नागरी लिपि की लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिली है। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वरगुण के पैलियम त्रामपत्र मिली है। प्रथम त्रामपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत के पहले पहल गुज्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुज्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 18वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 840 से लेकर 881 ईस्वी तक की ग्वालियर प्रशासित नगरी लिपि संस्कृत भाषा में है।
धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के वंशवरा और बेताम दानपत्र क्रमशः कोनन विजय तथा कोनन विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप दानपत्र 1020 ईस्वी का है। हमने उन्हें आरंभिक नागरिकों लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिली है। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया और आप इससे क्या सीखे हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट में लिखिए। और इससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें कुछ प्रश्न बचा हुआ है जो कि टोटल 13 प्रश्न है, और इसमें VVI क्वेश्चन हम आपको बता दें क्योंकि 3 से 4 ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और सभी याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर टोटल प्रश्न 13 है, तो इसमें हम VVI क्वेश्चन बताएंगे जो कि 4 से 5 क्वेश्चन VVI है। और याद देखो, हम आपको बता दें कि सभी याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कम समय में अच्छा रिजल्ट लाना ही बुद्धिमान का एक निशानी है। मेहनत करो लेकिन सही डायरेक्शन में करो और अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए हम बोर्ड के माध्यम पर आपको हम बताते हैं। देखो, बोर्ड पर हम सभी 13 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी सभी क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे, लेकिन इसमें जो 5-6 क्वेश्चन है वो VVI है, तो हम वो टिक लगा देंगे और हम बता देंगे कि कौन कौन सा VVI है। यही 4-5 क्वेश्चन है जो हर साल इधर से उधर करके पूछा जाता है, और सभी याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए हम बोर्ड के ओर चलते हैं। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसी चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके NCERT हिंदी से प्लेलिस्ट बना है, उसी में जाकर आप सभी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर का VVI क्वेश्चन आंसर खोज सकते हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर। तो आप वहां जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहां VVI चैप्टर 5 का जो सब्जेक्ट का यानी कि जो चैप्टर का आप चाहते हैं सभी चैप्टर का VVI क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर बोर्ड की ओर चलते हैं। उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, उस प्ले लिस्ट में सब कुछ कवर किया गया है। ऑब्जेक्टिव भी कवर किया गया है, उसके बाद लेख भी कवर किया गया है, और जो भी कुछ छूट गया है जो कि हिंदी के माध्यम से पूछा जाता है वो सब कवर किया गया है। यानी कि आपको हिंदी में अगर आप सभी चैप्टर पढ़ लेंगे और जैसे जैसे हम बोलते हैं अब अगर आप कर लेंगे तो आपको 80 नंबर प्लस आ जाएगा। तो आपको मेहनत करना है, और जिससे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ निम्नलिखित शब्दों की संख्या दी गई है, शब्द निधि दी गई है। तो ये सब याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं अभी शुरू में। तो आपको करना क्या है, 2 से 3 बार पढ़कर और भूल जाना है, यानी कि 2 से 3 बार पढ़ो और छोड़ दो। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी VVI क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, लेख मिल जाएगा, और जो भी पूछा जाता है किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है सभी कुछ मिल जाएगा, सब मटेरियल मिल जाएगा। तो आप तो चलिए हम बोर्ड की ओर चलते हैं और VVI क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।